आज हमारा टॉपिक है मेटल्स। मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अच्छे से डेफिनेशन वगैरह और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं भाई। ये 3 टाइप्स के डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इसमें से जो ठीक लगे वो अपना लेना, लेकिन बेस्ट कौन सी है? ये वाली। पढ़ते हैं जरा। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो क्या है? मेटल, ठीक है। जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बस इतना समझ लीजिए 2, 8, 1। अब ये क्या है? अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल और ये है थर्ड शेल। जो फर्स्ट शेल होती है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकंड शेल है उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1। अब आप सोच रहे होगा सर सारे के सारे पहले में ही रख देते, क्या जरूरत है इनको डिवाइड करने की? तो इसका रीजन आपको पता चल जाएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसीलिए ये क्या है? मेटल। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हुए तब भी वो क्या होगा? मेटल। और अगर उससे ज्यादा हुए तो फिर वो क्या होगा? नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन दे दिया है कि भाई हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि ये नॉन मेटल है और ये क्या है भाई? नॉन मेटल है, नोबल गैस भी है साथ के साथ, तो ये दोनों क्या है? नॉन मेटल हैं, जो इस डेफिनेशन के हिसाब से फुलफिल नहीं होंगे। और उसकी भी आपको वजह या रीजन पता चल जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, ये वाली बेस्ट है। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। भाई सोडियम क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन बनाएगा वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बनाता है समटाइम्स, ठीक है। डोर बंद कर देना, एसी ऑन है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आयन बना रहे हैं समझ जाइए कि वो क्या है? मेटल। लेकिन मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड का मतलब समझते हो ना कि कुछ चीजें मिक्स्ड हो, जैसे OH नेगेटिव आयन, तो यहां पे 2 एटम्स कंबाइंड और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आप इसको नॉन मेटल नहीं बोलोगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कि जब कंबाइंड नहीं है, अलग अलग है तब, ठीक है। वैसे ये नॉन मेटल ही है, वो ठीक है, बट हम कंपाउंड के आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं डेफिनेशन, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये हम अब पढ़ सकते हैं। और जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, द एलिमेंट दैट हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ये जरूर लिख देना है। आयंस क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उनको हम बोलेंगे आयंस, ठीक है। सो यहां पे एनायन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एनायन की बात हो रही है, जबकि यहां पर होना क्या चाहिए भाई? कैट आयन। अच्छा चलो ठीक है, एनायन का। तो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन आयन बोलेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैट आयन बोलेंगे, जो हमने शायद पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। एनायन कब बनता है? जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्या करता है? किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स।
क्यों गेन करता है उसका रीजन अभी आपको आगे पता चल जाएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बताओ जरा, इसके ऊपर आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स अभी भी कितने के कितने हैं, 8 के 8 ही है, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो देखो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 10 है और प्लस का 8 है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के ऊपर लिखेंगे तो -2 नहीं लिखेंगे, 2 नेगेटिव लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, तो ये चार्जेस जो थे आपस में कैंसिल आउट कर रहे थे। बट यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स कम हो गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब जरा देखिए, एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम, ठीक है। अ क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का बता देता हूं भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं और प्रोटॉन्स भी 17 होते हैं। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या रहा, -1 चार्ज रहा या नहीं रहा। अब 1 नेगेटिव आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर नेगेटिव लिख दोगे तो ये अंडरस्टूड है कि 1 नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? अगर आप देखें, एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल एटम, नॉर्मल एटम जो है वो क्लोरीन है, और ये है आपका एनायन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो नॉर्मल एटम से जो एनायंस होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं यार आपको समझ में, ठीक है। अब जरा देखो, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन्स कम हो गए, इसीलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और वो एनायंस बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म्स अनदर एटम, सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एलिमेंट्स फॉर्म्स एनायन। ज्यादातर क्यों बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो एनायंस फॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि कार्बन। कार्बन ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जो आप आगे बॉन्डिंग्स में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहां पर O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। यहां पर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इसीलिए उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। समझ आ रही बात? हाँ जी भाई साहब, कोई दिक्कत? समझ आ रही बात? हाँ जी। अच्छा, किसी भी एटम के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा गेन कर ले या 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर सकता है। 3 से ज्यादा 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स ना ही वो लूज कर सकता है ना ही वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो यही वो बता रहे हैं। So an anion formed by all the non-metals elements are anion except hydrogen ion. हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और साथ के साथ अमोनियम आयन, ठीक है। अब जरा देखिए नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि द एलिमेंट विच हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज मेटल्स। अगर 3 से ज्यादा है, आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर वो क्या होगा, नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और नेक्स्ट शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में डिवाइड करने को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसमें फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाहर वाली शेल में 8 आ सकते हैं, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 2 तो आपने अंदर रख दिए, 6 बाहर बचे। तो इसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आउटर मोशन में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो ये नॉन मेटल है। ठीक है, इसके बाद नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है जी, क्योंकि ये H+ आयंस बनाता है। क्या बनाता है? H+ आयंस। नाउ नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, बट दे आर ब्रिटल। ना ही वो मैलिएबल है, ना ही वो डक्टाइल है। हमने पढ़ा हुआ है मेटल वाले उसमें, मैटर इन आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ना ही ये मैलिएबल है, ना ही ये डक्टाइल है। ब्रिटल का मतलब इसको अगर आप हथौड़े से मारोगे, हैमर से, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, तो ये ब्रिटल भी है। ठीक है, बट दे आर ब्रिटल। तो ये डेफिनेशंस है जिसमें से ये बेस्ट है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में, तो अब आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए एटॉमिक नंबर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप लोग सीखने जा रहे हैं। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री जो है ना वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है। तो यहां से आपका 100% फोकस जो है वो पैनल पे होना चाहिए और मेरे ऊपर होना चाहिए। कान एकदम खुले हुए, आंखें एकदम खुली हुई। ठीक है, सुनिए जरा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? अभी डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं यहां पर, हाँ जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मान लीजिए ये ब्लू वाले जो है ना वो प्रोटॉन्स हैं। क्या है? प्रोटॉन्स। और ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। हाँ जी भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके न्यूक्लियस में जाके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लेने हैं। यहां पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 4। तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया? एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 4। क्या इतनी बात समझ में आ रही? सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने ये भी देखा है भाई, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात पर और ध्यान देना। एक न्यूट्रल एटम, क्या बोला मैंने? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। एक न्यूट्रल एटम मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो ज्यादा है, क्योंकि यहां पर रेड वाले को लिया हुआ है उन्होंने प्रोटॉन। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर रेड वाले को प्रोटॉन लिया हुआ है तो 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। हाँ जी भाई, क्या ये सही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। सही है या नहीं है? गलत है बेटा। इसके आगे आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, जैसे कि सोडियम की बात करें,
इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, जितना एटॉमिक नंबर इसका है उतना ही इसका रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं होता है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 3 है। क्या बात समझ में आ रही है? एंड सो ऑन। अच्छा, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं। इस केस में आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एटॉमिक नंबर आपको बता ही दिया गया है पहले ही। अब आ जाइए मास नंबर। मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो कैसे मिलता है, एक तो उसमें काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ये आप देखिए, ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना ज्यादा कम होता है कि वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल है। आप ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए 1 kg लेने गए हैं एप्पल। अब आपने जाके शॉप पर देखा, डिजिटल उसके पास वेइंग मशीन थी, उस पर लिखा आया 1000 ग्राम। क्या आप उससे लड़ाई करोगे? नहीं। लेकिन अब एक बात खुद सोचो कि जब 1000 ग्राम उसने वेट करके दिया तो उसमें जो पॉलीथीन थी उसका भी वेट हो गया। लेकिन आपने आज तक बहस नहीं की होगी, क्यों? क्योंकि पॉलीथीन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, इतना ज्यादा कम है कि उससे एक और एप्पल नहीं चढ़ जाएगा आपकी। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए हम कभी भी बहस नहीं करते। इसीलिए जो इसका मास है वो इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम है। ऐसा नहीं कि है नहीं, है, लेकिन इतना ज्यादा कम है कि उसको आप इंक्लूड करो या ना करो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका मास नंबर किसके इक्वल होगा? हमने ये पढ़ा भी था, इसका पूरा का पूरा मास जो है वो किसमें लोकेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इस न्यूक्लियस के अंदर। अब आपको सिंपली अगर इसका मास निकालना है तो आप इसमें काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज 3 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज 4। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 7। और 7 के आगे AMU लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली यू लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? AMU लिख दो या यू लिख दो, एक ही बात है। ठीक है? सो बेसिकली यहां से आपको क्लियर हो गया कि मास नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर दो, आपको उसका मास मिल जाएगा। ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ छोटी मोटी बातें और बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मूव करने से पहले। भाई साहब, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। मास नंबर किसके इक्वल हो सकता है? मास नंबर, भाई साहब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दो या एटॉमिक नंबर बोल दो, एक ही बात है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का मतलब सेम ही है। बताइए कोई दिक्कत? हो सकता है कि वो आपको एक क्वेश्चन दे और वो बोले कि देयर इज एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 12, व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो आप कैसे बताओगे भाई?
अगर उसने एटॉमिक नंबर दे दिया, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर उसने दे दिया है 11 और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया है विच इज 12। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, सॉरी मास नंबर कितना होगा, 23। और इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑल्सो। तो अगर आपको ये याद है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, तब तो आप एलिमेंट बता पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके के क्वेश्चन है, हो सकता है वो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दें, दोनों को ऐड करोगे और मास नंबर निकाल लोगे, या हो सकता है वो एटॉमिक नंबर दे दें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दें और दोनों को ऐड करके आपको आंसर निकालना पड़े। क्योंकि आप तो सोचोगे जी भाई मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो दिए नहीं है, प्रोटॉन की जगह क्या दे दिया उन्होंने, एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्टली आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बताए। एक और क्वेश्चन होता है, जरा देखिए। हाँ जी, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। हो सकता है वो बोल दें कि देयर इज एन एलिमेंट whose mass number is 23 and atomic number is 11, find the number of neutrons। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कीजिए। तो मास नंबर यहां पर पुट कर देना, एटॉमिक नंबर यहां ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस होगा, आंसर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, विच इज 12। हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपको तीन में से कोई भी दो चीजें देगा और थर्ड आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, अब आ जाइए जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, एक तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बता दी मैंने आपको और उसके ड्रॉबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आयंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मास नंबर वाला जो अभी क्वेश्चन कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% आएगी, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। समझ गए? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी मैं मार्क भी करवा दूंगा, बट इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, जरा समझिए। डेफिनेशन आपके सामने है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझिए जरा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। भाई साहब बीच में होता है न्यूक्लियस, फिर आती है जी फर्स्ट शेल, फिर आती है सेकंड शेल, फिर आती है थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये जो बीच में तो देखो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसको तो भूल जाइए, ये बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ये है आपकी फर्स्ट शेल, ये क्या है आपकी फर्स्ट शेल या फिर आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी, अरे अभी क्या क्यों नहीं मिट रहा, फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपकी क्या है, सेकंड शेल या सेकंड एनर्जी लेवल। ये है आपकी थर्ड शेल या फिर हम ये बोलेंगे थर्ड एनर्जी लेवल। इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं के शेल। क्या बोलते हैं? के शेल। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं एल शेल। जो थर्ड होती है वो एम, फिर एन, ओ, पी एंड सो ऑन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जो के शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम का क्या मतलब है, 8 भी आ सकते हैं या उससे कम भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 लीटर की बॉटल है, वाटर बॉटल, उसमें कितना पानी आ सकता है,
या तो 2 लीटर आएगा या उससे कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या उससे कम। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या उससे कम। एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। कैसे निकालोगे? 2n², ये फॉर्मूला होता है। कई बार ये 1 मार्क या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 2n²। यहां पर n क्या है? एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ शेल। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो भाई साहब 2, n की वैल्यू कितनी? 1 और उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब वो कहते हैं नहीं जी, बताइए सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 2 की जगह पर 2 और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, तो यहां पे 2 पुट कर दोगे भाई, 2 एज इट इज, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आंसर कितना आएगा? 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? देखिए 2 एज इट इज, और n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18। आप देख सकते हो क्लियरली m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर आप 4 पुट करोगे तो आंसर 32 आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हो। तो ये एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है भाई, फॉर्मूला पूछ सकते हो आपसे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्लाइड्स नहीं है, ये बड़ी डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। कोई बात नहीं, मैं पीछे आ जाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है भाई, बहुत जरूरी है। मैं बैक करता हूं, थोड़ा सा देखता हूं किसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो गया यहां पे? ठीक है, यहां पर लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है? ध्यान देना मेरी बात पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है? जैसे कि वो आपसे कहेंगे भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, भाई पहले तो आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। बीच में होगा न्यूक्लियस, उसके बाद आएगी फर्स्ट शेल, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन एक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको बताया 2 या उससे कम आ सकते हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, और ऊपर लिख देना के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, यही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद करेंगे ऑक्सीजन की, ये पहला हो गया। सेकंड देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8। कितना होता है? 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, देखो पहले आएगा के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल कितने हैं? 8। फिर आएगा एल शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आ तो 8 सकते हैं, लेकिन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहां पर रख दिए, तो बचे कितने? 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब होगा क्या? बीच में तो है देखिए न्यूक्लियस, इसके बाद आएगी फर्स्ट शेल, क्योंकि यहां पे टोटल कितनी शेल हैं? 2। अब आप बोलोगे सर आगे वाली शेल क्या हुई? भाई साहब जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो थर्ड या फोर्थ शेल बनेगी।
जब इलेक्ट्रॉन ही इतने हैं कि 2 ही शेल में आ जाएंगे तो थर्ड की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए थर्ड, विच इज सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ, चलो सोडियम छोड़ो, मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है, नहीं पता किसी को? भाई साहब एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी मुझे लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, भाई पहले ही शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो रख दिए, एल शेल में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इस बार मेरे पास है भारी भरकम बजट है इस बार मेरे पास, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट शेल में रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में रख दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में मैं कितने रखूंगा बताओ जरा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 + 8 कितने हो गए? 10, बचे कितने? 3, वो यहां पर रख दूंगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखिए। भाई बीच में रहेगा न्यूक्लियस, इसके बाद आएगी फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल और फिर आएगी थर्ड शेल। तो यह है फर्स्ट शेल जिसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यह है सेकंड जिसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे? तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक ही शेल है तो वही उसकी आउटर मोस्ट शेल होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप देखोगे आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेटल की डेफिनेशन बताई थी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मैग्नीशियम की करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर सॉरी मैग्नीशियम बोला ना अभी मैंने, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो तो बता ही दिया मैंने आपको, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसीलिए ये क्या है? मेटल्स हैं। लेकिन ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की भी तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा था एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी शेल में आ जाएंगे और आउटर मोस्ट शेल यही रहेगी पहली शेल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो ये है, यहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा हिल सकता है, इसलिए अपना दिमाग अभी से खोल लो। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपको समझ में आ ही जाएगा। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप भी समझने की कोशिश करोगे, अपना दिमाग भी लगाओगे। ठीक है, तो भाई साहब अपना दिमाग लगाइए जरा। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी भी एक एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लूं भाई? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब? 20। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपको क्या लगता है? आप ऐसे करोगे भाई, के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में कितने आने चाहिए भाई? बचे कितने? 10 बचे ना। आपको लग रहा होगा 10 आएंगे, लेकिन नहीं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं।
अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इसमें 18 के 18 फुल कर सकते हो, मतलब मान लीजिए इन दोनों को फुल करने के बाद अभी भी मेरे पास 19 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं पूरे के पूरे 18 रखता यहां पर। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप 10 रख दो, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और अगर आपने यहां पे 10 रख दिए तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। वो डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करोगे आप? ध्यान देना, यहां पर पहले रखोगे 8 के एल एम और अब आप मूव कर जाओगे एन शेल पे। बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें रखोगे। अब जरा देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, विच इज लेस देन 8। क्या बात समझ में आ रही है? तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। अगर मेरे पास यहां पर मान लीजिए 20, ये दोनों रखने के बाद अगर मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स बचते तो मैं 18 यहां रखता और बाकी जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट शेल में रख देता। इससे क्या होगा? मेरी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके अकॉर्डिंग जो कैल्शियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली सही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊंगा, अब जरा ध्यान दीजिए। खैर छोड़ो, अब एक बात बताओ, इसका सिंबल वो कैसे बनाओगे आप? स्ट्रक्चर, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। टोटल कितनी शेल्स हैं? 4 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन हमारी कि एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, अंदर वाली शेल में कर सकता है एकोमोडेट 8 से ज्यादा, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। इसको और ज्यादा आप डिटेल में सीखोगे 11th में, ठीक है? तो इस वाली शेल में हम सिर्फ 8 ही रखेंगे, तो कितने आ गए? 3 4 5 6 7 8, और यहां पे कितना आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही होता है पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो क्या करोगे? 2, 8, 8, 1 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 9 आपने रख दिया यहां पर तो आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने रख दिए, विच इज रॉन्ग। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 से ज्यादा नहीं आएगा। आपको 19 और 20 की याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उससे पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिंपल है, 18 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कहां से आएगी? इन वाली में से, ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई जी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़े, नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं। नोबल गैसेस कौन कौन सी है हमारे पास? हाँ जी भाई, सबसे पहले जी हीलियम, ठीक है? उसके बाद कौन सी है? हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन और फिर क्रिप्टन, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जरा देखो, यहां पर लिख देता हूं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो इसकी एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसके पास आप क्लियरली देख सकते हो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड है। जो फुल्ली फिल्ड होते हैं वो होते हैं स्टेबल, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, जो कि होती है नोबल गैसेस। फिर आ जाइए किस पर? नियॉन पे। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। मैंने आपको बताया था एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8, और इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है, और इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 8 के 1 मौजूद हैं, तो इसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्टेबल होता है, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है।
आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,8। मैंने आपको बताया था यहां पर 18 आ सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। तो जितने मैक्सिमम आ सकते थे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है। सिर्फ हीलियम को आप हटा दीजिए, उसके बाद जितनी भी आपकी नॉवल गैसेस हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड होती है तो वो स्टेबल माने जाते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जैसे आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अनस्टेबल होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो गेन करते हैं या लूज करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन ये होते हैं स्टेबल। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ जी भाई, अब इसमें 8 और 18, देखो इसकी क्या होगा? 2,8,18,8। इसका मतलब कितना आ गया भाई? 10। और इसका कितना हो गया? 26, मतलब 36। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप अगर ध्यान दें तो हीलियम को छोड़कर सभी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मींस कंप्लीटली फिल्ड हैं, और ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की। किसकी है? नोबल गैसेस की, जो स्टेबल होते हैं, जो अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ में आ रही बात? यानी अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एक एटम है और दूसरा आयन है, उसमें क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, यह है मेरे पास सोडियम और यह है सोडियम का आयन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। भाई एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो आयन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली रिएक्टिव, ये रिएक्ट करना चाहता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। देखो कैसे स्टेबल हुआ, मैं आपको बता सकता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो स्टेबल है। इसका मतलब नोवेल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और नोवेल गैसेस जो हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं, किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो जितने भी एटम्स है वो चाहते हैं कि नोवेल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और हम स्टेबल हो जाए। ऐसे ही मैं आपको क्लोरीन का भी समझा देता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? यहां पर 8। इसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8। तो ये क्या हो गया? स्टेबल। क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी हो गई? नोवेल गैसेस वाली, और नोवेल गैसेस अनरिएक्टिव होती है। तो ये होते हैं आयन इज केमिकली अनरिएक्टिव, ये स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। एन एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो, लेकिन यहां पर एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दी एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर देखो सोडियम का कितना है? 11, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? 10। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर तो अभी भी 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। तो जो आयंस होते हैं उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो एटॉमिक नंबर से ज्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इक्वल, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। साइज ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू द साइज ऑफ देयर एटम्स ऑफ द एलिमेंट। भाई जितना साइज था उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है ना तो उसका साइज या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। जरा ध्यान देना कैसे। पहले मैं सोडियम का बनाता हूं। सोडियम के बीच में है
न्यूक्लियस, फिर आएगी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। क्या इतनी बात समझ में आ रही सबके? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो ये शेल भी क्या हो जाएगी, खत्म। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एक्चुअल में ये शेल तो होती नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन हट गया तो वो शेल अपने आप ही खत्म हो गई। तो जो आयन है, अब ये क्या है, आयन है, क्योंकि इस पे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो आयन का साइज देखो छोटा हो गया या नहीं हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं कुछ और खा लूं थोड़ा सा 2-4 दिन, तो मेरा वेट गेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ जी भाई। तो वेट गेन होने की वजह से, मास बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आयंस होते हैं उनका साइज छोटा बड़ा होता है, और जबकि एटम की बात करें तो उनका साइज सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? तो साइज ऑफ एन आयन इज स्मॉलर और ग्रेटर देन दिस एटम। जो पहले एटम था उससे साइज या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। बताइए, सारी बातें क्लियर हैं? किसी बच्चे को कोई दुख दुविधा परेशानी तो वही बता दो। क्लियर है? नोट कीजिए।